The following content is provided under India's first open courseware program. Your support will help RJ Academy continue to offer high-quality educational resources for free. केमिकल काइनेटिक्स के इस कोर्स के अंदर अभी तक आप लोग काफी कुछ पढ़ चुके हो। सबसे पहले आपने अपने कोर्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। पार्ट ए में आपने पढ़ी काइनेटिक्स ऑफ सिंपल रिएक्शन, पार्ट बी में आपने पढ़ी काइनेटिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन और पार्ट सी में आप लोग थ्योरीज को पढ़ रहे थे। सारी थ्योरीज को कवर करने के बाद आपने स्टार्ट किया था कैटालिसिस, और कैटालिसिस को भी अगेन आप लोगों ने 3 पार्ट में ब्रेक डाउन किया था। सबसे पहले आपको पढ़ना था कि एंजाइम कैटालिसिस क्या होता है, उसके बाद आपको एंजाइम कैटालिसिस के कोरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम बनाने थे और फिर आपको पढ़ना था एसिड बेस कैटालिसिस। तो अभी तक हम लोग एंजाइम कैटालिसिस को पढ़ चुके हैं। आज हम लोग ड्रॉ करेंगे कि आखिर उसका पोटेंशियल जो डायग्राम कैसा दिखता है और फिर पढ़ेंगे आखिर एसिड बेस कैटालिसिस क्या होता है। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले इंट्रो। Hey guys, this is RJ and welcome to RJ Academy. So this is lecture number 34 of Chemical Kinetics. और अगर अभी तक आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो इस लेक्चर का कोई मतलब नहीं है, आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आने वाला है। तो अगर आप लोग फर्स्ट टाइम आए हो मेरे चैनल के ऊपर और प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं केमिकल काइनेटिक्स की, तो आप लोग प्लीज़ प्रीवियस लेक्चर्स देख लीजिए, क्योंकि एक सीरीज़ के अंदर पढ़ रहे हैं। अगर आप भी सीरीज़ के अंदर पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा समझ में भी आएगी और जल्दी आपको याद भी हो जाएगी। प्रीवियस वीडियोज़ देखने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ RJ Academy के यूट्यूब चैनल के ऊपर जाना है। वहाँ पर जाकर आपको प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर केमिकल काइनेटिक्स की अलग से प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी। प्लेलिस्ट को बिल्कुल स्टार्टिंग से ऑन कर लो, सब कुछ आपको समझ में आएगा। लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना है, अगर फर्स्ट टाइम आए हो मेरे चैनल के ऊपर तो चैनल को सब्सक्राइब किए हुए बिना नहीं जाना है, सब्सक्राइब भी करना है, सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन भी प्रेस करना है। इस चैनल के ऊपर अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियोस को लाइक भी करना है और कोई ना कोई कमेंट आपको जरूर छोड़ना है, चाहे वो अच्छा कमेंट हो या फिर आपको कोई चीज समझ में ना आई हो तो उसके रिलेटेड कमेंट भी आप लोग छोड़ सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। तो हम लोग लास्ट 3 लेक्चर्स के अंदर पढ़ रहे थे आखिर आपका कैटालिसिस क्या होता है, और कैटालिसिस को भी आपको 3 पार्ट्स में पढ़ना है। सबसे पहले आपको पढ़ना था कि आखिर आपका एंजाइम कैटालिसिस क्या होता है, उसके बाद आपको अपने एंजाइम कैटालिसिस के ऊपर बेस आपको बनाने थे पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम, और फिर आपको पढ़ना है कि आखिर एसिड बेस कैटालिसिस क्या होता है। तो एंजाइम कैटालिसिस की सारी थ्योरी हम लोग पढ़ चुके हैं, उसके क्वेश्चंस बचे हुए हैं और उन क्वेश्चंस को मैं आपको आने वाले लेक्चर्स के अंदर करा दूंगा। जब हम लोग सारा पार्ट कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद हम लोग इकट्ठे सारे के सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका सेकंड पार्ट, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम फॉर एंजाइम कैटालिसिस रिएक्शन। तो इसकी थ्योरीज पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, नहीं देखे हैं तो प्लीज आप लोग जाकर देख लो, तभी आपको ये लेक्चर समझ में आएगा, क्योंकि उसी के कनेक्ट के अंदर मैं आपको आज वाला टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। तो आज हम लोग ड्रॉ करेंगे कि आखिर पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम कैसा दिखता है एंजाइम कैटालिसिस रिएक्शन के लिए। आपको पता है कि इसका मैकेनिज्म कैसा होता है, आपका क्या होगा E + S गिव्स ES, और ये आपके पास होता है इक्विलिब्रियम स्टेप। उसके बाद जो आपका एक कॉम्प्लेक्स बना है ये प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो आपके पास बेसिकली यहाँ पर क्या है, एक स्टेप आपके पास ये रहा और सेकंड स्टेप आपके पास ये रहा। तो 2 स्टेप है तो 2 ही यहाँ पर क्या आने वाली है, पीक आने वाली है। ये आपको आइडिया है पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम का। इस पार्ट से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, एसिड बेस कैटालिसिस से भी ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ज्यादा क्वेश्चंस आपके पास आएंगे एंजाइम कैटालिसिस रिएक्शन से। लेकिन अगर आपने इतनी काइनेटिक्स पढ़ ली है तो आप लोग ये पार्ट भी जरूर कवर कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन नहीं आया इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन आ नहीं सकते हैं। जब भी आएगा यहां से क्वेश्चन तो 4 मार्क्स का आएगा। एडवांस टॉपिक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन आएगा, लेकिन वो आएगा तो 4 मार्क्स का आएगा। तो अगर आपने इतना पढ़ लिया है तो आप लोग एक लेक्चर और देख लीजिए, अगर यहां से क्वेश्चन आए तो उसे जरूर आप लोग अटेम्प्ट करना। तो आपके पास यहां पर क्या है, 2 रिएक्शन है। मैंने यहां पर क्या लिखा हुआ है, एंजाइम कैटालिसिस रिएक्शन पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम कंटेन्स 2 पोटेंशियल बैरियर, 1 फॉर द इक्विलिब्रियम प्रोसेस एंड सेकंड फॉर द डिसोसिएशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। उसके बाद मैंने यहां पर लिखा हुआ है सिंस फर्स्ट स्टेप इज यूजुअली फास्ट, जब पहला स्टेप होता है ये जनरली आपके पास क्या होता है, फास्ट होता है, क्योंकि यहां पर जो आपके पास एंजाइम है ये आपके पास एक्टिव होता है, ये प्योरली एक्टिव है, सारा के सारा फ्री है, सबस्ट्रेट से जुड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो अगर ये तैयार है, जुड़ना चाहता भी है, तो आपके पास जो पहला स्टेप होता है ये आपके पास क्या होगा, बहुत ही ज्यादा तेज होगा। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है वो बहुत जल्दी बना देगा। सिंस फर्स्ट स्टेप इज यूजुअली फास्ट कोरस्पॉन्डिंग टू इट एक्टिवेशन एनर्जी हैज ए स्मॉलर वैल्यू। अगर आपके पास रेट ज्यादा है उस रिएक्शन का तो ऑफ कोर्स एक्टिवेशन एनर्जी आपके पास क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एक्टिवेशन एनर्जी फॉर डीकंपोजिशन प्रोसेस इज हाई कंपैरेटिवली, कंपैरेटिव टू व्हाट, कंपैरेटिव टू फर्स्ट स्टेप। तो आपके पास ग्राफ कुछ इस टाइप का दिखने वाला है। कैसा दिखेगा, मान लीजिए आपकी रिएक्शन यहां शुरू हो रही है तो पहले से आपके पास क्या हो रहा है, फास्ट है, तो जो आपके पास इसकी एक्टिवेशन एनर्जी होगी पास क्या होने वाली है, कम होने वाली है, और जो आपके पास
यहाँ पर होगा सेकंड स्टेप, इसके पास जो होगी एक्टिवेशन एनर्जी ये आपके पास क्या होने वाली है, ज़्यादा होने वाली है। बट आपको यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है, अगर आपके रिएक्टेंट की एनर्जी से कम एनर्जी हुई किसकी, आपके पास जो इंटरमीडिएट बन रहा है इसकी, तो आपके पास जो ये इंटरमीडिएट होता है आपके पास कैसा होता है, डिटेक्टेबल हो जाता है। देखिए समझने की कोशिश कीजिए, रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है, इंटरमीडिएट कम है। अगर एनर्जी कम है तो मतलब क्या है, स्टेबल है। अगर कोई चीज़ स्टेबल होती है तो आप लोग क्या कर सकते हो, उसको डिटेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि इसकी एनर्जी जो है वो आपके पास रिएक्टेंट से क्या है, कम है। अगर इसकी एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से कम होती है तो आप लोग इस इंटरमीडिएट को डिटेक्ट कर सकते हो काफ़ी ज़्यादा टेक्निक्स का यूज़ कर। लेकिन अगर आप लोग अपने डायग्राम को ड्रॉ कर रहे हो और आप लोग यहाँ पर इस इंटरमीडिएट की एनर्जी को दिखा रहे हो ज़्यादा रिएक्टेंट के कंपैरिजन के अंदर, तो इसे आप लोग क्या बोलोगे, नॉन डिटेक्टेबल इंटरमीडिएट बोलोगे। इसको आप लोग डिटेक्ट नहीं कर पाओगे। आपके पास बाकी सारी चीज़ें सेम होगी। यहाँ पर क्या आपके पास छोटी एक्टिवेशन एनर्जी आएगी, यहाँ पर आपके पास क्या आएगी, बड़ी एक्टिवेशन एनर्जी आएगी। ये स्टेप आपका फास्ट रहेगा, ये वाला स्टेप आपका स्लो रहेगा, बाकी सब चीज़ें सेम रहेंगी। लेकिन अगर आपके इंटरमीडिएट की एनर्जी रिएक्टेंट से कम हुई तो उसको आप लोग डिटेक्ट कर पाओगे क्योंकि स्टेबल है। अगर उसकी एनर्जी ज़्यादा है तो उसको आप लोग डिटेक्ट नहीं कर पाओगे। इसे आप लोग क्या बोलते हो, नॉन डिटेक्टेबल बोलते हो। तो दोनों ही ग्राफ को याद करना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से आया तो कि आखिर आपके पास कब आपका इंटरमीडिएट डिटेक्टेबल होने वाला है, कब आपका नहीं होने वाला है। और उसके बाद आपको ये देखना है कि वेरिएशन ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम आपके पास क्या होती है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। एफिशिएंसी को आप लोग पढ़ चुके हो, उसका आपको सिर्फ एक ग्राफ भी याद कर लेना। ईटा वर्सेस टेम्परेचर का एक ग्राफ है। पहले क्या हो गया, आपके पास इंक्रीज होगी, बाद में आपके पास क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। स्टार्टिंग के अंदर आपके पास बहुत सारे एंजाइम अवेलेबल होंगे। जैसे जैसे आप लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे वो एंजाइम आपके पास सबस्ट्रेट के साथ कॉम्प्लेक्स बनाते रहेंगे, लेकिन एक टाइप के बाद आपके पास एंजाइम खत्म हो जाएंगे, यानी कि सैचुरेशन पॉइंट आपके पास आ जाएगा। तो एक टेम्परेचर के बाद, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, डीनेचुरेशन टेम्परेचर बोलते हो, इस टेम्परेचर के बाद सारे के सारे एंजाइम तो खत्म हो गए हैं। तो जब आप लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो आपके पास जो है वो एफिशिएंसी आपके पास डिक्रीज होती रहती है, क्योंकि आपके पास जो एंजाइम है वो सारे के सारे क्या हो गए, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के अंदर पहले से ही पार्टिसिपेट कर चुके हैं। और नेक्स्ट अब आपको यहाँ पर पढ़ना है कि आखिर आपका एसिड बेस कैटालिसिस क्या होता है। तो नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर आप लोग अपने एसिड को या फिर अपने बेस को एज ए कैटालिस्ट यूज करने वाले हो अपनी रिएक्शन के अंदर। तो जैसे आपने पढ़ा है एंजाइम का कैटालिसिस, सेम उसी तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं एसिड बेस का कैटालिसिस। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है द मैकेनिज्म ऑफ एसिड बेस कैटालिसिस इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ H+ टू सबस्ट्रेट एंड फॉर्म ए सबस्ट्रेट H+ कॉम्प्लेक्स, या फिर आप लोग से क्या बोल सकते हो, सबस्ट्रेट एसिड कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हो। नेक्स्ट स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम SH+ एंड वाटर। आपका जो कॉम्प्लेक्स बना है ये पानी से रिएक्ट करेगा, इस H+ को बाहर निकाल लेता है, वापस क्या बन जाएगा, वो प्रोडक्ट बन जाएगा। तो मैकेनिज्म आपके पास कुछ इस टाइप से दिखेगा, सबस्ट्रेट आपका रिएक्ट कर रहा है एसिड के साथ, क्या बन गया, आपके पास एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ये कॉम्प्लेक्स जब पानी के साथ रिएक्ट करेगा पास क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। तो टू गेट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट द प्रपोज्ड मैकेनिज्म में बी रिटन है। आप सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, अपने मैकेनिज्म को एलिमेंट्री स्टेप के अंदर तोड़ोगे, उसके बाद अपने रेट को लिखोगे, फिर आप लोग क्या करोगे, इंटरमीडिएट के ऊपर अपना एसएसए को अप्लाई करने वाले हो। तो सेम यही चीजें हम लोग क्या करेंगे, यहां पर भी करेंगे। आपके पास यहां पर क्या बन जाएंगे, 3 बन जाएंगे एलिमेंट्री स्टेप। तीनों स्टेप के कोरस्पोंडिंग आप लोग यहां पर क्या लिख लो, अपने रेट को लिख सकते हो। रेट आपको लिखना आता होगा, वैसे भी लेक्चर नंबर 34 चल रहा है। आई होप कि आपको ये रेट लिखना अभी तक आ गया होगा। तो जिन जिन चीजों की जरूरत है उसके कोरस्पोंडिंग मैंने यहां पर क्या लिखा हुआ है, रेट लिखा हुआ है। सिर्फ एस के कोरस्पोंडिंग और SH+ के कोरस्पोंडिंग, इनको मैंने कर दिया इग्नोर, क्योंकि मुझे इनकी यहां पर कोई जरूरत पड़ने वाली है नहीं। तो मैंने यहां पर क्या किया, अपने रेट को लिख दिया। उसके बाद मैंने यहां पर क्या लिखा हुआ है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, जो मेरे पास क्या है dP/dt, जो कि आपको यहां पर मिल रहा है, या मेरे पास क्या मिलेगा, इज इक्वल टू K2 इनटू में कंसंट्रेशन ऑफ SH+। और अगर आप लोग इस मैकेनिज्म को ध्यान से देखोगे तो SH+ आपके पास क्या है, सबस्ट्रेट एसिड कॉम्प्लेक्स है, जो कि यहां पर क्या है, एक इंटरमीडिएट है। और अगर आपके रेट के अंदर आपके पास इंटरमीडिएट कंसंट्रेशन आ जाती है तो आपको उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा अलग से, जिसको कैलकुलेट करने के बाद आपके पास क्या होता है, SSA होता है। तो मैंने क्या कर दिया, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1। या आपके पास क्या है, इंटरमीडिएट है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर आपको SSA अप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। तो उसको अप्लाई करना भी आपको आता है। मैं यहां पर डायरेक्ट लिख रहा हूं कि आपके पास एक इसके बराबर आएगा। आपको अपनी इक्वेशन को एलिमेंट्री के स्टेप के अंदर ब्रेक करना है, वहां से आपको रिलेटिव रेट लिखना है, उस रेट की हेल्प से आप लोग क्या लिखना है, इस इक्वेशन को लिखना है। आई होप कि आपको इक्वेशन लिखनी आती होगी। अगर आपको नहीं आती है तो प्लीज आप लोग स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन का स्टार्टिंग के लेक्चर्स देख लीजिए, वहां पर मैंने इसको डिटेल के अंदर आपको बताया हुआ है। तो जैसे ही आप लोग इस फॉर्म के अंदर लिखोगे, उसके बाद आपको क्या करना है, कॉम्प्लेक्स वाले टर्म को एक साइड लिख लीजिए। यहां पर आपके पास SH+ है, यहां पर आपके पास क्या है, SH+ है। उसके बाद मैंने क्या किया हुआ है, इसको मैंने लिया हुआ है कॉमन, और मैंने यहां पर क्या किया हुआ है, इसकी वैल्यू को निकाला हुआ है। तो आपके पास इसकी वैल्यू निकल जाएगी। SH+ की कंसंट्रेशन हो जाएगी आपके पास K1 इनटू में कंसंट्रेशन ऑफ H इनटू में कंसंट्रेशन ऑफ HA इनटू में K इनवर्स कंसंट्रेशन ऑफ A नेगेटिव प्लस का K2। इसको मैंने क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। पीछे आपके पास क्या थी, इक्वेशन नंबर 1 थी। यहां जो आपकी वैल्यू निकली है, इसकी वैल्यू को आप लोग क्या करो,
करो, अपनी लास्ट इक्वेशन के अंदर पुट कर दो, आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास बन जाएगा जो आपका रेट है, जो कि आपके पास क्या आता है dp/dt किसके बराबर होगा, पास ये K2 इंटू में K1 इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ S इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ HA डिवाइडेड बाय K इनवर्स कंसंट्रेशन ऑफ A नेगेटिव प्लस का K2। अब ये आपके पास एक सेम फॉर्म निकल कर आई जैसे आपने कहां पर देखी थी, लिंडमैन मैकेनिज्म में देखी थी, या फिर आप लोगों ने कहां देखी थी, माइकल मेंटन इक्वेशन के अंदर देखी थी। तो जैसे हम लोगों ने वहां पर पढ़ा था सेम हम लोग क्या करने वाले हैं, यहां पर पढ़ने वाले हैं। कुछ केसेस बनाएंगे, फर्स्ट में क्या लेंगे, इसकी वैल्यू को बहुत बड़ा कर देंगे, फिर क्या कर देंगे हम लोग, इसकी वैल्यू को बड़ा कर देंगे, और दोनों केस में देखेंगे आपके पास रेट क्या निकल कर आता है। कुछ ग्राफ प्लॉट करेंगे, उन ग्राफ को आप लोग याद कर लेना, बहुत सिंपल है। जैसे आपने पढ़ी थी पहले की थ्योरी, सेम हम लोग यहां पर भी वो करने वाले हैं। द वैल्यू ऑफ रेट कोरस्पॉन्डिंग टू प्रोडक्ट फॉर्मेशन अंडर टू लिमिटिंग कंडीशन। पहली कंडीशन मैंने यहां पर क्या ली है, K इनवर्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ A नेगेटिव, इसका जो मल्टीपल है, इसका जो प्रोडक्ट है आपके पास क्या है, बहुत बड़ा है K2 से। अगर ये बहुत बड़ा है तो आप लोग K2 को यहां पर क्या कर सकते हो, इग्नोर कर सकते हो। जैसे ही आप लोग अपने K2 इग्नोर कर, पास क्या बन जाएगा, आपके पास बन जाएगा कि जो आपका रेट है ये हो जाएगा बराबर K2 इंटू में K1 कंसंट्रेशन ऑफ H इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ HA डिवाइडेड बाय K इनवर्स कंसंट्रेशन ऑफ A नेगेटिव। और अगर मैं यहां पर इस एसिड के डिसोसिएशन को ध्यान से देखूंगा तो आपके पास क्या बनने वाला है, H आपके क्या बनता है, H प्लस का A नेगेटिव, आपके पास क्या होता है K, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट बोलते हो, जिसको आप लोग क्या लिखते हो, K इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ A नेगेटिव डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ HA। यहां से मैंने क्या लिख दिया, यहां से मैंने लिख दिया कि जो आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ HA डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A नेगेटिव है, यहां आपके पास क्या हो जाएगा, H प्लस डिवाइड बाय KA हो जाएगा, और इसको मैं यूज करने वाला हूं इसी एक्सप्रेशन के अंदर। तो जो आपके पास यहां पर ये क्या है, HA इंटू में डिवाइडेड बाय क्या आपके पास A नेगेटिव है, इसकी जगह मैं क्या पुट करने वाला हूं, पुट करने वाला हूं H प्लस डिवाइडेड बाय KA। यहां पे पास क्या है, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है, पास क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस है, क्योंकि मैं यहां पर पढ़ रहा हूं कि आपके पास जो आपने एसिड डाला है एज ए कैटलिस्ट, उसके बाद डालने के बाद आपके रेट के ऊपर क्या फर्क पड़ा है, तो आपको अपने रेट की इक्वेशन के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस को लाना पड़ेगा, जिसको लाने के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट का यूज कर सकते हो। तो मैंने उसका यूज किया है, मैंने अपनी रेट की इक्वेशन के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस को ले आया हूं। तो आपके पास क्या बन जाएगा, आपका रेट बन जाएगा K2 इंटू में K1 डिवाइडेड बाय K इनवर्स K इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। तो अगर आप लोगों ने पढ़ी है लिंडमैन थ्योरी ध्यान से, तो और मैं क्या कर रहा था, मैं कह रहा था कि आपके पास जो ये निकल कर आया है, आपके पास जो एक्सपेरिमेंटल रेट कांस्टेंट आएगा आपके पास कुछ इसके बराबर निकल कर आता है। सेम हमने कहां पढ़ा था, हमने पढ़ा था एंजाइम कैटालिसिस के अंदर भी। तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, K ऑब्जर्व बोलने वाला हूं। और एक बात आपको यहां पर ये ध्यान रखनी है कि अगर आपकी रेट की इक्वेशन के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आता है तो आप लोग इसे क्या बोलने वाले हो, स्पेसिफिक एसिड कैटालिस्ट रिएक्शन बोलने वाले हो। अगर यहां पर आएगा कंसंट्रेशन ऑफ HA तो आप लोग क्या बोलोगे, जनरल एसिड कैटालिसिस रिएक्शन बोलोगे। अगर आया H प्लस तो क्या बोलोगे, स्पेसिफिक एसिड कैटालिसिस रिएक्शन बोलोगे। अगर आया HA तो आप लोग क्या बोलने वाले हो, जनरल एसिड कैटालिसिस रिएक्शन बोलने वाले हो। आगे जाकर HA आएगा, यहां पर पास क्या है H प्लस, इसलिए आप क्या बोल रहे हो, इसको स्पेसिफिक एसिड कैटालिसिस रिएक्शन बोल रहे हो। तो उसके बाद मैं क्या कह रहा हूं कि आप जो पास निकल कर आया है, आप जब लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपके पास क्या निकल कर आएगा, एक एक्सपेरिमेंटल रेट कांस्टेंट निकल कर आएगा, जिसको मैं क्या बोल रहा हूं, इसके बराबर बोलने वाला हूं। तो जो आपके पास निकल रहा था K डैश, जो कि आपके पास कैसा था, एक्सपेरिमेंटल था, वो पास क्या हो जाएगा, K2 इंटू में K1 डिवाइड बाय K इनवर्स इंटू में K इंटू में क्या, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। और यहाँ पास क्या है, सारा के सारा कांस्टेंट आप लोग क्या बोल सकते हो, K नोट बोल दो। इसका आप लोग क्या बोलते हो, नाम इसका क्या है, कैटालिटिक कोफिशिएंट ऑफ H प्लस है। H प्लस का कोफिशिएंट ही तो है, तो आप लोग क्या बोलोगे, कैटालिटिक कोफिशिएंट ऑफ H प्लस बोलोगे। तो आपके पास क्या बन जाएगा, K डैश इज इक्वल टू K नोट इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। ये K डैश यहाँ पर क्या है, पास एक्सपेरिमेंटल रेट कांस्टेंट, आप लोग क्या बोलते हो, फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट बोलते हो। अगर आप लोग यहाँ पर इस इक्वेशन को ध्यान से देखोगे तो आपके पास स्टार्टिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट ही रहने वाला है। तो अगर स्टार्टिंग में सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट ही रहेगा तो आप लोग क्या करोगे, अपने सबस्ट्रेट के साथ देखने वाले हो कि आपके पास रेट क्या आएगा। जब आप लोग एक्सपेरिमेंटल करोगे लैब के अंदर तो वहां पर आप लोग अपने सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को चेंज करते करते अपने रेट को देखते रहोगे। और अगर आपका रेट फर्स्ट ऑर्डर है तो आप लोग क्या बोलोगे, रेट इज इक्वल टू K डैश इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। तो इस K डैश को मैं क्या कर रहा हूं, डायरेक्टली इसके बराबर कर रहा हूं, ज्यादा मैंने यहां पर कुछ भी नहीं किया है। ये सेम चीजें हम लोग पहले भी कर चुके हैं लिंडमैन थ्योरी के अंदर भी, तो वही चीज मैंने यहां पर करी है। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद जो आपके पास यहां पर H प्लस आता है, मैंने यहां पर लिखा हुआ था, इसको मैंने क्या बोल दिया, K नोट बोल दिया, जिसका मैं नाम दे रहा हूं। नाम आपके पास यहां पर क्या है, कैटालिटिक कोफिशिएंट ऑफ H प्लस है। इस नाम को आप लोग याद रखना प्लीज, ये नाम आपके पास क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली आ सकता है। उसके बाद मैंने यहां पर क्या बन जाएगा, पास K डैश इज इक्वल टू K नोट इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। फिर मैं यहां पर क्या ले रहा हूं, log ले रहा हूं, क्योंकि आपको पता है कि log ऑफ H प्लस क्या होता है, pH होता है। और अगर आप लोग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस को pH में चेंज कर पाए तो आप लोग यहां पर pH की डिपेंडेंस भी देख पाओगे, तो उसको भी देख लेंगे। मैंने यहां पर क्या लिया, log ले लिया, क्या बन जाएगा, log ऑफ K डैश इंटू में log ऑफ K नोट प्लस का log ऑफ H प्लस। आपको पता है कि log ऑफ A भी आपके पास क्या होता है, log ऑफ A
प्लस का log ऑफ b होता है। तो log की प्रॉपर्टी का यूज किया, यहाँ पर क्या बन जाएगा, log ऑफ k नोट इंटू में h प्लस क्या बन जाएगा, log ऑफ k नोट प्लस का log ऑफ h प्लस। उसके बाद आपको पता है कि जो आपका pH होता है बस क्या होता है, माइनस का log ऑफ h प्लस होता है। यानी कि अगर मैं बात करता हूं कि log ऑफ h प्लस आपके पास क्या होगा, तो माइनस क्या होगा, इधर ले आओ, क्या बन जाएगा पास, माइनस का pH बन जाएगा। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, माइनस का pH लिख दिया। तो जैसे ही आपके पास इक्वेशन है, आपने क्या कर दिया, ग्राफ को ड्रॉ कर दिया। आपके पास क्या है, log ऑफ k डैश, आपके पास क्या है, pH है। यहां से भी आप लोग देख सकते हो कि pH के इंक्रीज करने से आपके पास जो k डैश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वो चीज आपको यहाँ पर ग्राफ के ऊपर भी शो आराम से आप लोग कर पा रहे हो। तो इस ग्राफ को याद रखो। हो सकता है कि आपके पास कुछ 4-5 ग्राफ आ जाए, से पूछ ले कि एक्सपेरिमेंटल फर्स्ट ऑर्डर के अंदर आपके पास जो कंसंट्रेशन ऑफ pH है या कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस है या फिर जो pH है उसके ग्राफ कैसे बनने वाला है। तो ग्राफ आपके पास कुछ इस टाइप का बनेगा। इस ग्राफ को आप लोग याद रखना। तो ये आपका था सिंपल सा रिएक्शन जहां पर बात कर रहे थे स्पेसिफिक एसिड कैटालिसिस रिएक्शन की। अब बात करते हैं हम लोग अपनी सेकंड कंडीशन के पास क्या है। अगर आपका जो K2 है ये बहुत बड़ा हो जाए, किससे, K इनवर्स इनटू में A नेगेटिव, पास क्या बन जाएगा। इसको आप लोग आपके पास जो यहाँ पर इक्वेशन थी, इस इक्वेशन में दोबारा दिखाया तो आपको यहाँ पर, अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपके पास जो K2 है आपके पास क्या है, बहुत बड़ा है। अगर K2 बड़ा है तो आप लोग क्या करोगे, इसको आप लोग क्या कर दोगे, इग्नोर कर दोगे। उसके बाद इस K2 से आप लोग क्या करोगे, इस K2 को काट दोगे। तो आपके पास क्या बच जाएगा इक्वेशन के अंदर आखिरी में, वो भी चीज मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। बच जाएगा K1 इनटू में कंसंट्रेशन ऑफ H इनटू में कंसंट्रेशन ऑफ H से। और क्योंकि यहाँ पर HA आ रहा है इसलिए आप लोग क्या बोलोगे, इसको जनरलाइज एसिड कैटालिसिस रिएक्शन बोलोगे। यहाँ से सिर्फ आपको इतनी ही बात याद रखनी है, इससे ज्यादा आपको यहाँ से कुछ भी याद नहीं रखना है। अब काइनेटिक्स के अंदर आपके पास ज्यादा कुछ नहीं बचा हुआ है। आपको कुछ छोटी छोटी बातें और कहां से याद करनी है, जैसे कि आपको पढ़ना है कि आखिर आपके पास फास्ट रिएक्शन क्या होती है। और फिर मैं आपको कराऊंगा कुछ क्वेश्चन जो कि आपके पास माइकल मेंटल इक्वेशन से थे। उसके बाद जो आपने वहां पर 2 ग्राफ पढ़े थे, लीनियर वर्क प्लॉट, उसके ऊपर आपके पास क्वेश्चन आए थे। उन क्वेश्चन को मैं आपको कराने वाला हूं और अब बच जाएगा फास्ट रिएक्शन। तो फास्ट रिएक्शन का कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। उसके बाद एक और क्लास के अंदर आपके पास सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो मेरी तरफ से आपके पास जो केमिकल काइनेटिक्स है वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो अगर आपको लग रहा है कि कुछ टॉपिक्स बच गए हैं तो उनको आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना, ताकि मैं उन टॉपिक्स को भी आपको साथ में कवर करा दूं। बाकी मेरी तरफ से मैंने ऑलमोस्ट सारा कवर करा दिया, जो भी आपका सिलेबस है CSIR नेट का और गेट एग्जाम का या फिर आपका IIT जैम का। IIT जैम के बच्चों को सारा कुछ नहीं पढ़ना है, जो उनके सिलेबस के अंदर सिर्फ उतना ही पढ़ना है। तो आप लोग अपने सिलेबस को साथ में रखिए और कौन कौन से लेक्चर आपको पढ़ने हैं उनको नोट कर लीजिए। उसके बाद आप लोग सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लेक्चर्स को पढ़ना। हर एक लेक्चर के लिए मैंने आपके पास अलग से एक ही टॉपिक कराया हुआ है। तो फास्ट सेशन हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आई होप कि आपको आज के लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपको यहाँ से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो आपको वीडियो को लाइक करना है, कोई ना कोई कमेंट आपको जरूर छोड़कर जाना है। अगर आप लोग मेरे चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए हो तो बिना सब्सक्राइब किए हुए नहीं जाना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, वीडियो को लाइक भी करना है और अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को जरूर शेयर करना है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो आप RJ अकेडमी की फाइनेंशियली हेल्प भी कर सकते हो। आप लोग हमें गूगल पे कर सकते हो, फोन पे कर सकते हो या फिर पेटीएम कर सकते हो। एनी सपोर्ट इज हाईली अप्रिशिएबल गाइज, ताकि आपके सपोर्ट की हेल्प से हम लोग आपके लिए नए नए कोर्सेज लाते रहे एकदम फ्री। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।